में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे आकर के जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं और जो ध्यान का अनुभव सर करवाते हैं या पात्री जी करवाते हैं, उसका एक अलग ही अनुभव है। क्योंकि पढ़ना लिखना ये अलग चीज़ होती है, लेकिन ध्यान का पूरी तरह से अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसको अगर हम लेते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से उसको ग्रहण किया था। उसके साथ में जैसे मैम ने बताया, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी कैंप लगाया और यूनिवर्सिटी में मैम ने आकर के हमारे स्टूडेंट्स को सिखाया, ध्यान सिखाया, पिरामिड बनाना सिखाया। कई सारे बच्चों ने फिर एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने बाद में शेयर किए थे कि हाँ हमें ऐसा लगा। तो ये बहुत ही एक इस तरह का काम है जिसमें कि हम एक अलग लेवल पे जाके काम करते हैं। एक काम होता है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, डेली रूटीन का काम, हमें अपने जॉब में जाना है, अपना काम करना है, अपना घर का काम देखना है, एक वो काम है। और ये जो काम है, ये काम है कि एक जो सोल है उसको एक स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाना, उसको एक स्पिरिचुअल वे दिखाना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है जो कि संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए हम हमेशा इस संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी जैसे मैम ने कहा कि योग और नेचुरोपैथी विषय पे मुझे थोड़ा बोलना है, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि योग है क्या है, नेचुरोपैथी क्या है और हम अपने जीवन में कैसे इसको उतार सकते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे एक साल में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कि योग को टच ना किया हो, क्योंकि पूरे टाइम जो कोरोना का टाइम रहा है, इस समय पे हम लोगों ने पूरा ऑनलाइन जाकर के कंटिन्यूअसली लेक्चर्स अपने दिए हैं, कंटिन्यूअसली पूरी प्रैक्टिकल सेशंस दिए हैं कि लोग डिप्रेशन की तरफ ना जाएं। ये पूरी, मैं ही नहीं, जितने भी योग से जुड़े हुए लोग थे, जितनी हमारी पूरी टीम है, सभी लोगों ने कहा कि हमारे को तो बोरियत आ रही है, हम बोर हो गए घर में बैठ करके। और मैं सही में बताऊं तो हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि जितना हम कॉलेज में पढ़ाते थे उससे 4 गुना ज़्यादा काम हमने घर पे किया, क्योंकि लेक्चर्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि सुबह लेक्चर, शाम को लेक्चर, दिन में लेक्चर, कोई टाइम ही नहीं था। स्कूल कॉलेज में तो एक टाइम होता है कि हमने इतने लेक्चर लेने, इतने टाइम पे लेने, लेकिन ऑनलाइन में कोई टाइम पीरियड नहीं। लेकिन उसमें भी हम सभी ने बहुत काम किया और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व भी होता है अपनी पूरी टीम पे कि हमने बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में जाने से बचाया। क्योंकि वो काल ऐसा टाइम पीरियड था कि सभी लोग कुछ ना कुछ चाहते थे घर में, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे से निकल सकते हैं, इसने बहुत मदद की है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो योग एक ऐसा पार्ट है कि जिसका हमें अपने जीवन में हमेशा एक स्थान रखना चाहिए। किस तरह से रखना चाहिए? तो ये सिर्फ आसन करना योग नहीं है। हम आजकल जो योग की डेफिनेशंस को देखते हैं ना, तो अधिकतर स्टूडेंट्स में भी और लोगों में भी एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि योग सिर्फ आसन है। जब भी कोई भी आता है, कोई भी पूछता है, तो अधिकतर लोगों की ये बात होती है, आप कौन सा योग कराते हैं? आप जुम्बा कराते हैं आप एरोबिक वाला योग करवाते हैं, आप अष्टांगा कराते हैं, कई सारे नाम आ गए हैं योग के। लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति में हम अगर देखें तो उनको ये पता ही नहीं है कि योग है क्या, वास्तविक योग क्या है। क्योंकि नाचना, कूदना, दौड़ना, भागना, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन योग जो होता है वो अलग ही लेवल है। योग शारीरिक से ज़्यादा आपका मानसिक लेवल पे काम करता है, और जब मानसिक लेवल पे काम करता है, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है, तो शरीर अपने आप ही उसके अनुसार ढल जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें थकान ना हो, हमें स्फूर्ति बनी रहे, हमें ये रहे तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, ये करना चाहिए, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। अगर आप मेंटली फिट है, स्पिरिचुअली फिट है, तो बॉडी अपने आप ही काम वैसे ही करेगी। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मेरी जो टाइम स्टार्ट होता है, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं इस समय पे
कितनी चीज़ों को हैंडल करती हूँ। मैं अपना घर देखती हूँ, घर के अलावा एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट देखती हूँ, डिपार्टमेंट के अलावा मैं डीन हूँ तो मेरे अंडर में 15 डिपार्टमेंट है, 15 डिपार्टमेंट्स को देखती हूँ। उसके अलावा मेरा अपना एक सेंटर है आरोग्यम योगा नेचुरोपैथी के नाम से देहरादून में, उसमें पेशेंट्स को देखती हूँ, उसका पूरा मैनेजमेंट देखती हूँ। और उसके अलावा इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों में भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कहीं भी आप देखेंगे कोई भी प्रोग्राम होगा तो मैं वहाँ पे अपनी भागीदारी जरूर देती हूँ। तो आप सोचिए मेरे पास भी उतना ही टाइम है, मेरे पास भी वही शरीर है, लेकिन मैनेजमेंट कैसे होता है ये योग सिखाता है। इसको मैनेज कैसे करना है, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी को यूज कैसे करना है, ये योग सिखाता है। वरना हम सिर्फ घर में बैठे बैठे ही थक जाते हैं। घर में बैठे बैठे ही हम सुबह बस अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं और हम कहते हैं हमारी बॉडी तो पेन कर रही है। अभी आप अगर जानेंगे सुबह, आज मैं 7:30 बजे घर से निकली हूँ, रोज का मेरा रूटीन यही है। 7:30 बजे निकल करके फिर मैं अपने सेंटर में पहुँची हूँ। सेंटर में पहुँच करके फिर मैंने पेशेंट्स को देखा, पेशेंट को देखने के बाद 9:30 मैं वहाँ से यूनिवर्सिटी गई हूँ। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मैंने 2 मीटिंग्स की हैं, उसके बाद एक PhD वाइवा लिया है। वाइवा लेने के बाद मैं देहरादून से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँची हूँ अभी आपके पास तुरंत, और उसके बाद अभी 3 बजे फिर मुझे वापस जाना है। तो ये पूरा एक एनर्जी लेवल कहाँ से आएगा, ये एनर्जी लेवल है योगा। योग एक ऐसी स्थिति है और वो सिर्फ हमें आसन करने से नहीं मिलता। ये आपको योग में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हम 2 घंटे का टाइम नहीं दे पाते हैं, 1 घंटे का टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कैसे होगा। चाहिए भी नहीं, ज़्यादा टाइम हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं है। योग किसी 1 घंटे में करने की चीज़ नहीं है। योग वो है जो हर पल होता है, हर क्षण होता है। आपका अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना कर्म, ये किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हमें अगर पता है और उस तरह से अगर हमारे कर्म होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी, पॉजिटिविटी अपने आप आती है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कई तरह के पेशेंट्स आते हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। अभी एक पेशेंट आई थी, वो मुझे कहने लगी, आप सोचेंगे कि ये कैसी बातें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ होगा वो इस चीज़ को समझ सकता है कि इतना ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है उनके साथ में कि वो किस लेवल पे सोचने लगते हैं। जबकि मेरे से मिली नहीं लड़की, वो काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी, और मुझे फ़ोन करके कहती है, मैसेज किया उसने पहले, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, डिप्रेशन की कुछ प्रॉब्लम थी और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो मुझे मैसेज करके लिखती है कि मैम मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और रात को सपने में आकर के आपने मुझे समझाया, सुबह मैंने बहुत अच्छा फील किया। तो मुझे पढ़ करके मैसेज लगा कि ये क्या है। मैं खुद उस चीज को समझना चाहती हूँ कि ये क्या है, कि मैंने सपने में जाके कैसे समझा दिया उसको, सपने में कैसे मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तो ये एक अलग लेवल मुझे आज समझ में आया कि ये कैसे हो सकता है। ये मैंने नहीं किया। अब आप सोचोगे किसने किया, ये उसके विश्वास ने किया। जो उसका फेथ है, जो उसका विश्वास है, तो हमेशा हमें इस चीज को समझना है कि हम हमेशा दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। ये डॉक्टर हमारा भला करेगा, ये हमारा भला करेगा, वो हमारा भला करेगा, कोई किसी का भला नहीं करेगा जब तक हम खुद का भला नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, और जब तक हम अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे और जो चीज़ हम कर रहे हैं उस पे विश्वास नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा और विश्वास। तो ये जो मैं आपको बात बता रही थी, तो ये सब चीज़ क्या है, ये है विश्वास। और ये विश्वास से ऐसी स्थिति बन गई कि मैं उसको कुछ भी ना करूं, कोई ट्रीटमेंट ना दूं, और ये मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ, मैं सिर्फ उससे बातचीत कर लूँगी, वो ठीक हो जाएगी। क्यों, कैसे ठीक हो जाएगी? सिर्फ ये काउंसलिंग से। क्योंकि हम जो चीजें उसको बोलेंगे वो उसको ग्रहण करेगी। और एक दूसरी स्थिति बनेगी, जिसको विश्वास नहीं है, आप उसको चाहे कितना, मैं उसको रोज मसाज करवाऊंगी, रोज स्टीम दूंगी, रोज उसको योगा करवाऊंगी, लेकिन फिर भी अगले दिन आएगा, मैडम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है? जितनी भी पैथी की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी दवाइयों की बात हम करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो हम पे इफेक्ट डाल रही है, वो मेडिसिन हम पे इफेक्ट डाल रही है? नहीं, हमारा शरीर अपने आप देखता है कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए।
तो हम दवाइयाँ, हम ये सब चीज़ें जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें सबसे मेन जो चीज़ है स्वास्थ्य के लिए वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। अगर हमारे अंदर सकारात्मकता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या से लड़ सकते हैं। और अगर हमें सकारात्मकता नहीं है तो आप हमें चाहे किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में रख लीजिए, बड़े से बड़े आईसीयू में रख लीजिए, हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम खुद ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी चीज़ जो योग सिखाता है वो ये सिखाता है कि हमें अपने आप पे विश्वास करना सीखना है, अपना जो स्वास्थ्य है उसको कैसे बनाए रखना है उसको सीखना है। कुछ टिप्स जरूर हैं जिसको कि हमें फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे मेन जो आता है योग और नेचुरोपैथी दोनों ही चीज़ों में, वो है डाइट। आपका आहार कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए हमें उसका, क्योंकि देखिए एनर्जी के बहुत सारे स्रोत, मैंने आपको बोले हैं कि बहुत सारी जगह से एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत जो हमारा एनर्जी का है वो है हमारी डाइट। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम कितना खाते हैं, हम कब खाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि अगर हमने इसको सीख लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बिना किसी दवा, बिना किसी ट्रीटमेंट के आराम से ठीक हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये नॉलेज हमें चाहिए कि कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। आज की स्थिति अगर आप देखेंगे तो हमें यही नहीं पता है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। ना बच्चों को पता है, ना बड़ों को पता है, किसी को भी कुछ पता नहीं है। जब जो मिल जाए तब वो खाना है, ये हमारी टेंडेंसी है इस समय पे। वही है कि जब जो मिल जाए वो हमें खाना है, या फिर ये जो 2 इंच की हमारी जीभ है इसने जो मांगा वो हमें खाना है। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक पॉइंट मेन हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो योग जो बताता है डाइट में, आप एक नोट कर लीजिए, क्योंकि तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही हमें एक डाइट चार्ट दिया हुआ था, उसको हमने फॉलो नहीं किया, जिसमें बताया गया था कि जो भी हम डाइट लेंगे वो डाइट कैसी होनी चाहिए, उसका एक रेशो होना चाहिए। और रेशो कैसा होना चाहिए, 20/80। 80% हमारा जो है वो एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए और 20% जो हमारी है वो एसिडिक डाइट होनी चाहिए। तो इसको अगर हमने फॉलो कर दिया तो आप खुद देखेंगे कि उसमें किस तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, एनर्जी का लेवल कैसे होने लगता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट अधिकतर बोलते हैं कि मैम आप बहुत सारी चीज़ें छुपाते हो, आप बताते नहीं हो। तो मुझे भी लगा क्या नहीं बताते हैं, कहते नहीं आप हमें पहले ये बताओ आप फेस पे क्या लगाते हो, आप कुछ ना कुछ अलग से करते हो। तो उनको हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ डाइट फॉलो करते हैं। अगर हम अपने डाइट को फॉलो करते हैं, जिस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए, यौगिक आहार जिसको बोला जाता है, उसको अगर हम लेते हैं तो वाकई में है कि ना तो आपको थकान होती है, ना आपके चेहरे पे डलनेस आती है, ना आपको झुर्रियाँ आती हैं, ना ही आप किसी तरह से भी कोई पेन में रहते हैं। क्योंकि आज की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा, जितने भी पेशेंट मैं डील करती हूँ, अधिकतर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स डाइजेशन से संबंधित ही होते हैं, और बाकी जो और प्रॉब्लम्स होते हैं उसका कारण डाइजेशन होता है। अधिकतर प्रॉब्लम डाइजेशन से हैं और बाकी जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न डाइजेशन होता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बल्कि बड़े नहीं, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे, छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को पाइल्स होने लगी है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी इस तरह की स्टमक संबंधी प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अभी से नहीं दे रहे हैं तो जैसे अभी अगर वो बच्चा 10 साल का है तो अगले 20 साल बाद जैसे ही वो 30 और 35 की एज में आता है, उसका सिस्टम जवाब दे जाता है अपने आप ही। आप देखें फैटी लीवर प्रॉब्लम, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो 40s की एज में ही स्टार्ट हो चुकी हैं आजकल। और उसके अलावा किडनी प्रॉब्लम, क्रेटिनाइन बढ़ गया, ये हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, इतनी कम एज में क्यों? पहले पुराने लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो 80 साल 100 साल, मेरी दादी लोग थे, दादाजी लोगों को मैंने देखा है, हमने कभी नहीं सुना कि उनको फैटी लीवर हुआ है या उनको कोई भी किडनी की प्रॉब्लम हुई है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है।
क्योंकि डाइट पे हमने हमेशा देखा कि डाइट पे अगर जो ध्यान देते हैं उनको ये सब चीज समस्याएं नहीं होंगी। तो मैं जो आपको रेशो बता रही थी कि 80 और 20 का जो रेशो है वो होना बहुत जरूरी है। तो एसिडिक और एल्कलाइन डाइट की जो मैं बात करनी हूँ वो कैसा होना चाहिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जो भी टाइम पे हम सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं, हमारा एक रूटीन बना हुआ है कि हमने 3 टाइम खाना है। तो क्या हमें वाकई में 3 टाइम चाहिए, इसको कौन सोचेगा। एक मजदूर को तो हम मानते हैं कि वो दिन भर मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, उसके बहुत पसीना निकल रहा है, उसकी एनर्जी बहुत यूज हो रही है, वो प्रॉपर डाइट ले रहा है, 3 टाइम बनता है। एक व्यक्ति दिन भर सोफे पे बैठा हुआ है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन खाना उसको भी 3 ही टाइम चाहिए, और जितना उसने काम किया मजदूर ने, जितना उसने खाया उसका 2 गुना ज़्यादा ये इनको चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम तो होनी ही है। हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी डाइट की आवश्यकता है, और एज के अकॉर्डिंग अब हमें जो सिस्टम है वो सिस्टम कितना काम कर सकता है। क्योंकि एक बच्चे को अगर आप देंगे, एक यंग को आप बोलेंगे कि आपने सब चीज़ खानी है, वो डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन 50s के बाद 60s के बाद डाइजेशन जो है वो धीरे धीरे करके थोड़ा कम होने लगता है। तो हमें उसमें भी देखना है कि हमारा वर्कलोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये कि एक चीज आप देख सकते हो कि हमें अपना जो वेट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एल्कलाइन डाइट है उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। एसिडिक डाइट को कम करना पड़ेगा, और अल्कलाइन डाइट का मतलब हो जाए जिसमें कि हम सब्जियां ज़्यादा यूज़ करते हैं, सैलेड ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको अल्कलाइन डाइट कहा जाता है। क्षारीय जिसमें हरी सब्जियां हो गए, पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनका यूज ज़्यादा करेंगे। रोटी सब्जी ये इस तरह का जो चीज़ें हैं, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, ये सब चीज़ें एसिडिक होती हैं, इनको उसमें कम करना पड़ेगा। तो 20-80 का रेशो मैंने आपको बताया कि ये रेशो अगर आपने फॉलो किया, आप करके देखिएगा। मैं खुद करती हूँ, इसके अलावा पेशेंट को भी बताती हूँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके रहते हैं कि आपका जो वेट है कोई भी प्रॉब्लम के लिए जिसने नॉर्मली, उसके 10% आपके डाइट में सैलेड होना चाहिए। अगर आपका वेट 70 किलो है तो कम से कम 700 ग्राम आपको एक बार में सैलेड खाना है। कितने लोग खाते होंगे जरा बताइए हाथ खड़ा करके। 700 ग्राम एक डाइट के साथ में सैलेड एक बार में, बहुत अच्छी बात है। जो खाते हैं उनकी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है उसमें हम सैलेड कैसे खाते हैं। सैलेड की पूरी प्लेट पूरे परिवार के लिए होती है उसमें एक खीरा कटता है, एक गाजर कटती है, एक प्याज कटता है, पूरे हम 5-7 लोग मिला करके एक पीस उठाते हैं और हम कहते हैं हम तो सैलेड खाते हैं। तो ये ऐसे नहीं, खाना सैलेड खाने का मतलब है कि आप जब खाना खाएंगे तो आपकी एक पूरी प्लेट सैलेड की आपकी अलग से लगेगी, और उसमें जो ग्राम्स जितना भी बता रही हूँ मैं आपको, उसको आपको पहले ख़त्म करना है। उसके बाद आप कुछ भी खाइए, उसके बाद आपको जितना खाना है खाइए। फिर आप बोलोगे पेट तो भर जाएगा, फिर खाना कहाँ से खाएंगे। पहले ऐसे ही होता है, लेकिन अगर नहीं खाया जा रहा है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जितना अल्कलाइन लेना था, पहले से एसिडिक बहुत बॉडी के अंदर है, तो अल्कलाइन जाकर के उस पर काम करेगा और धीरे धीरे करके आपकी भूख को बढ़ाएगा। पहले कम करता है, पहले आप जब इसको फॉलो करेंगे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर अब खाना नहीं खाया जा रहा है क्योंकि सैलेड खा लिया, पेट भर गया, लेकिन कुछ टाइम के तुरंत बाद ही आपको लगेगा कि नहीं भूख लग गई है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने से ही जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो खाना मांगेगा। तो ये स्थिति रहेगी तो गैस की समस्या, पेट की समस्या अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। क्योंकि मेनली होता क्या है, हम पहले खूब सारा एसिडिक खाएंगे, हम पूरा जितना भी जंक फूड खा लेंगे, उसके बाद एंटी एसिड हमारे पर्स में रखी रहती हैं, घरों में रखी रहती हैं, हम चलते रहते हैं, इनो के पैकेट हमारे साथ चलते रहते हैं। कोई बात नहीं, खा लो अभी, उसके बाद ये कर लेंगे, लेकिन कितने दिन, सबसे मेन चीज़ मैं ये बोलती हूँ, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक आप ये कर सकते हो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चलता। क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, क्योंकि मैं डेली पेशेंट्स को देखती हूँ, तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम यही बोलते हैं कि आप ठीक है, आप ये करिए, लेकिन कितने दिन, कितने महीने, कितने साल आप ये लेकर के चलिए, कि कितने टाइम के बाद फिर आप लौट के हमारे पास आने वाले हो। और ऐसा हमने एक नहीं हजारों पेशेंट के साथ में देख लिया है कि जो लौट करके फिर कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आया, वो वाली कंडीशन हमारी धीरे धीरे करके बन रही है। क्योंकि हम जितना वेस्टर्नाइज कल्चर को हमने लिया, अब हम वापस लौट के फिर अपने कल्चर की तरफ, अपनी सब चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं।
और वो आना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाएगी कुछ टाइम के बाद, बन गई है। कोरोना में तो हमें समझ में अच्छी तरह से आ ही गया है कि हमें अपनी वैल्यूज की तरफ जाना ही पड़ेगा, हर तरह से, किसी एक तरह से नहीं। तो ये मेन पार्ट है कि हमें डाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ कि हम अगर यूज करते हैं, चाहे उसमें आप वॉक करते हो, चाहे आप अपने घर में ही थोड़ा बहुत योग करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है। अब जैसे मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे को टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के आधे घंटे 1 घंटे आसन करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे हो जाएंगी। मेरा ऑफिस 6th फ्लोर पे है, यूनिवर्सिटी में 6th फ्लोर पे ऑफिस है। मैम आई थी, मैम को पता है, और हम उसमें कम से कम दिन में 5 से 6 चक्कर ऊपर नीचे लगाते हैं, क्योंकि वीसी सर ने कॉल किया, लिफ्ट है लेकिन हम नहीं यूज़ करते, तो अपने आप ही हो गई। अब आप चाहे घर में बैठ करके हम बोलेंगे हमने योग करना है, ये करना है, हम जब इतनी बार सीढ़ी चढ़ दिए, 6 फ्लोर में चढ़ गए, उतर गए, तो अपने आप ही फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो हम ये ना बोलें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये ना बोलें कि हमें पता नहीं है, हमें आता नहीं है। सबको सब कुछ पता है, सिर्फ करने की जिज्ञासा, करने की ललक होनी चाहिए, और उसके बारे में ये होना चाहिए कि हाँ हमें करना है। और शाम को एक चीज़ और इसमें होती है जिसको हम कर सकते हैं, उसको हमारे गुरुजी ने हमें बताया था, उसमें साधनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें, उसको कहा जाता है आत्मबोध तत्वबोध की साधना। आत्मबोध तत्वबोध की साधना में एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस है, आप कर सकते हो उसको, कि हम जब सुबह उठते हैं, आप डायरी भी बना सकते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो पूरे दिन भर का एक चार्ट अपना बना लेते हैं कि आज के दिन में हमने क्या क्या करना है। तो ये सुबह उठ करके हम ये देखते हैं कि आज हमारा एक नया जन्म हुआ है, और एक नया जन्म में हमने इस जन्म में ये पूरा रात तक का जो हमें जन्म मिला है, क्योंकि हमें नहीं पता अगले क्षण में क्या होने वाला है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता नेक्स्ट में क्या होने वाला है, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं सीढ़ियों से उतरते हुए गिर जाऊँ, या मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता है। तो हमें फिर भी हमने क्या कर लिया है कि अपना एक रूटीन बना लिया कि जब तक भी ये चीज़ें हैं हम कर रहे हैं, हमने एक पूरा शेड्यूल बना लिया कि आज हम सुबह से शाम तक ये काम करेंगे, उसके साथ में काम के साथ में फिर क्या करेंगे, आज दिन भर हम किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे, आज दिन भर हम किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे, आज दिन भर हम जो भी परोपकार का काम है वो हमारे सामने अगर कुछ होगा तो उसको हम करेंगे। तो अगर ऐसे आपने पॉइंटेड कर लिए, और जब आप रात को सोएंगे, सोने के लिए जाएंगे, तो आप अपनी डायरी को खोलिए, खोल करके देखिए कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ, और उनमें से कितने पॉइंट्स आपके फॉलो हुए हैं। जितने पॉइंट्स आपने लिखे थे कि क्या वो फॉलो हुए हैं। ये एक दिन में नहीं होता, ये काफ़ी लंबी प्रैक्टिस है। तो जब हम डेली ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका पूरा व्यवहार चेंज हो जाता है। हम जब बार बार एक प्रैक्टिस को करते हैं तो जब हम किसी को कुछ बोलने वाले होते हैं तो हमें उसका रियलाइजेशन उसी समय पे हो जाता है कि आपने यहाँ पे ये गलती कर दी है, और आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ कल ये दोबारा से नहीं होगा। आज मैंने अपने घर में अपने से बड़ों को थोड़ा सा जोर से बोल दिया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उस समय समझ नहीं आता, लेकिन अगर बाद में भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आजकल हैं समाज में, घरों में, वो सब चीज़ें हट सकती हैं अगर ये रियलाइजेशन की स्थिति अगर हमारे अंदर आ जाती है, और ये योग सिखाता है अगर हम उसको करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम पालन कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में अगर आप देखोगे, इसमें कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ चीज़ें तो बताई नहीं कि हम यूज़ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं घर में। कि जैसे अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, तो आप क्या कर सकते हैं उस पेन को रिलीव करने के लिए, बिना मेडिसिन के, दवाई ना खाकर पेन किलर हम लोग लेते हैं, और पेन किलर जब हम खाते हैं तो वो स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड जितना ज़्यादा लेंगे वो किडनी पे इफेक्ट डालेगा, किडनी पे इफेक्ट डालेगा तो वहाँ पे आपकी किडनी डैमेज होगी, लीवर में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो बिना साइड इफेक्ट के आप दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। एक तो योग में सूक्ष्म व्यायाम कहे जाते
आते हैं, जिसको कि अगर नहीं आपको मालूम है तो आप कहीं पे देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे वीडियोस भी हैं। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब होता है जॉइंट एक्सरसाइज। तो सिर्फ सारे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को, मूवमेंट्स को अगर हम थोड़ा चला लेते हैं तो उसी से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे मैं नॉर्मली अगर देख रहे हैं आप कि ये हाथ में रोमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कई लोगों को रहती है, जो कि उंगलियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें आपने छोटी सी एक्सरसाइज है कि उसमें उंगलियों को मुट्ठी बनाना है। ये देखिए, धीरे धीरे मुट्ठी बनाना है और खोलना है, बनाना है इस तरह से मुट्ठी और खोलना है। उसके बाद टाइट मुट्ठी को बंद करके हाथ को रोटेट करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट के लिए आपने जो एल्बो के लिए सिंपल, वैसे अधिकतर सभी लोगों को पता है, आजकल टीवी में भी बहुत दिखाते हैं, तो ये इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो इन सूक्ष्म व्यायाम का अगर प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम, वो भी आजकल सभी को पता है, अधिकतर लोगों को पता है कि आप आराम से बैठ जाइए किसी भी, अब देखिए आसन बोलूंगी तो फिर वो अलग अलग हो जाता है कि किसी का लगता है किसी का नहीं लगता है। तो आप कहीं पर भी हैं, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आप नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, तो आप उसको, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी बैठे हों आपकी बैक स्ट्रेट रहे, पीठ सीधी रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज़ है। जब भी आप प्राणायाम करें, जब भी आप ध्यान करें, जब भी आप कोई भी एक्टिविटी ऐसे करते हैं, क्योंकि वही चक्राज और वही जो जगह है एनर्जी के फ्लो के लिए, तो आप खुद देखेंगे कि अगर वो स्ट्रेट रहेगी तो एनर्जी स्ट्रेट जाएगी, अगर उसको आपने कर्व दे दिया तो कर्व के कारण एनर्जी कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रल से हमें सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इसको एक राउंड कहते हैं। इसको एक राउंड होता है जिसमें कि हमें दोनों को, ईड़ा पिंगला जो हमारी नाड़ियां हैं उनको चलाना है। इसको नाड़ी शोधन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब आप कहेंगे नेचुरोपैथी में हम क्या कर सकते हैं, तो नेचुरोपैथी में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो नेचुरोपैथी में आप इसके लिए फुट बाथ होता है, गर्म पाद स्नान, जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स की अगर आपको बात बताऊं तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट है फ्री में भी है और 50,000 रुपये पर डे में भी है। ये अलग अलग स्थितियां हैं हॉस्पिटलों की, तो उसको आप घर पे भी कर सकते हैं। उसी को मैं आपको बता रही हूँ कि सबके घरों में बकेट्स होती हैं, जो बड़ी बकेट्स होती हैं, 25-30 लीटर की बकेट होती है, आप उसको लें, उसमें आप गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी का टेम्परेचर इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने उतना, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो पूरा प्रॉपर सब चीज़ें होती हैं, उसके टब होते हैं, लेकिन घर में जब आप लेंगे तो आप उसको टच करके बस पहले देख लेंगे कि कितना गर्म आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी। उसको आप देख लें और उसके बाद उसमें पानी को भर देंगे पूरा टब को। और पानी भरने के बाद आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल अधिकतर जितने भी लोग हैं और जो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं को ही घुटनों में पेन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको बीपी की भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो इसको लेने से पहले उनको कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिलाना है, ठंडा पानी। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। और उसके अलावा एक छोटा टॉवल ठंडे पानी से गीला करके उनके सिर पे रखना है। अपने आप भी अगर ले रहे हैं तभी भी ये 2 चीज़ें आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमेशा ये होता है कि हम कोई भी चीज़ को जब बताते हैं तो हम सबसे मेन बात करते हैं उसके बेनिफिट के ऊपर, इसके फायदे क्या क्या होंगे। और हम लालच में सब लोग आते हैं, हाँ इसका ये फायदा है, इसका ये, इसको करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं। हमें पहले उसको समझना जरूरी होता है, तब हम उसको करें तो फायदा मिलता है, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसको समझना है कि हमें इसमें क्या नियम पालन करना जरूरी है। क्योंकि बकेट में हम जो बता रही हूँ कि पैरों को बकेट में डालना है, पानी से भरी हुई बकेट पे। आप चेयर पे बैठेंगे, जैसे ये चेयर है, इसमें मैं बैठ गई, इसके आगे बकेट को रख दिया और दोनों पैरों को बकेट के अंदर जो गर्म पानी है में डाल देंगे। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, पानी जरूर पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे और सिर पे ठंडी टॉवल रखेंगे, क्योंकि इससे हीट जनरेट होती है और वो हीट जब जनरेट होगी तो वो ऊपर ब्रेन की तरफ बढ़ती है। तो आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, आपको चक्कर आ सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है। उसके लिए सिर को ठंडा करना जरूरी है।
तो इसलिए इस रूल को फॉलो करना है, तो इसको आप कर सकते हैं। और ये फुट बाथ एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि आपके पैरों से संबंधित जितनी भी तरह की समस्या है, चाहे वो घुटनों का दर्द है, चाहे वो साइटिका का दर्द है, चाहे आप को लेग में कोई और पेन होता है, किसी को क्रैम्प्स आते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं पैरों में, सभी में फ़ायदा करता है और 100% फ़ायदा करता है अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं। और उसके अलावा किसी का बीपी अगर हाई है तो उसको भी डाउन ले आता है। आप चेक करके देखिएगा कि जितना हम, अगर आपने अभी बीपी चेक किया और बीपी चेक करने के बाद आपने फुट बाथ लिया, 20 मिनट का इसका टाइमिंग होता है कि 20 मिनट के लिए आपने इसको लेना है और 20 मिनट तक टेम्परेचर वही रहना चाहिए जो स्टार्टिंग में है, क्योंकि सब रूल्स फॉलो होंगे तभी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि देखिए नॉर्मल पानी है, उसको बस थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से यूज़ करते हैं तो वो नेचुरोपैथी हो जाता है। तो उसको इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो आपका बीपी विदिन 20 मिनट डाउन चला जाता है बिना किसी मेडिसिन के। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। आपके जो घुटनों का पेन है उसमें आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभ उसमें मिल सकता है। इसके अलावा घुटनों के दर्द के लिए ही आपके हाथ में जो फिंगर्स हैं, आपकी 2 मिडिल फिंगर हैं हाथ में, एक मिडिल एक रिंग फिंगर, 2 फिंगर होती है ना, तो आप जो आपकी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का मिडिल जो ज्वाइंट होता है, 3 ज्वाइंट होते हैं आपके हाथ में, आप देख लीजिए आपके हाथ में भी 3 ज्वाइंट है, रिस्ट ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, और उसके साथ ही उंगली में भी 3 ही ज्वाइंट हैं, पैर में भी 3 ज्वाइंट हैं, थाई ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है और एंकल ज्वाइंट है, तीनों ज्वाइंट है। तो जो नी ज्वाइंट है उसको आप यहाँ, ये वाला बीच वाला जो ज्वाइंट है, यहाँ पे आप अगर प्रेशर करेंगे, प्रेशर करने का मतलब है आप हाथ से पकड़ के भी दे सकते हैं बीच वाले पोर्शन पे, या फिर किसी चीज़ से इसको, जैसे आजकल रिंग आती हैं, बहुत सारी एक्यूप्रेशर रिंग्स आती हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। और नहीं तो इसमें मेथी दाना होता है घर में सबके, और एक सेलो टेप होता है, पेपर टेप उसको कहते हैं, मेडिकल टेप, उसमें कुछ दाने मेथी के चिपका करके आप इस तरह से उस उंगली के ऊपर बांध सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जो पेन है उसमें आपको दर्द में दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना करते हैं तो पेन वहाँ पे रिलीज हो जाएगा, पेन चला जाता है। और ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, क्योंकि आप कहोगे कि अब मैं बोल रही हूँ पता नहीं असर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमने तो कई पेशेंट पे काम करते हैं, डेली कर रहे हैं, और हमें पता है कि फ़र्क पड़ता है। और आप जब तक इसको खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इसको यूज़ करिएगा अपने लाइफ में, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम घर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम एक और है कि अस्थमा के प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को भी है और बड़ों को भी है, कई तरह की एलर्जीज भी हो जाती हैं, उसकी वजह से खांसी जुकाम वगैरह भी बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट होता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों के इनहेलर छुड़वा दिए हैं इसी से। और यहाँ के नहीं, सिर्फ हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो बाहर के, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं, कलकत्ता से हैं, कई जगह से पेशेंट्स आते हैं, और उनके इनहेलर उन्होंने खुद ही, अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो हफ्ते दिन, 15 दिन, 1 महीने, इस तरह के पैकेजेस में आते हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं, और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट खुद सीख लेते हैं। हम एक तरह का ट्रेनर का काम कर रहे हैं, हम एक कोई चिकित्सक का काम नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट को यही बोलती हूँ कि आप ये मत सोचो कि बस आपका ये चमत्कार हो गया और उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपने अपना रूटीन चेंज करना नहीं है, और रूटीन जब चेंज करोगे नहीं तो प्रॉब्लम फिर से आएगी। ये सिंपल सी स्थिति है। लोग यही कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क 100% पड़ता है, लेकिन हम सुधरते नहीं है। जो गलतियां पहले करी उसके बाद फिर से करने लगते हैं, तो फिर गलती करेंगे तो फिर हर्जाना भुगतेंगे। लेकिन इस बार क्या हो गया है कि इस बार हमें ही पता है कि प्रायश्चित कैसे करना है। गलती अगर हुई है तो प्रायश्चित कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, ये हम सीख जाते हैं। ये योग और नेचुरोपैथी सिखाता है। ऐसा नहीं कि हम लोगों में, हमसे नहीं होता है, हमसे भी गलतियां कई बार हो जाती है, खाने पीने में हो जाती है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी कभी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें पता है कि हम किसी मेडिसिन में नहीं जाएंगे। हम कभी भी कोई मेडिसिन में, अपने बेटे को, मेरा बेटा है 8 साल 10 साल का, तो वो उसको खुद अभी से ही ये पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को देख करके कि उसको अभी से ये पता है कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी है। चाहे उसको फीवर हो, चाहे उसको कोई भी चीज़ हो जाए, वो मेडिसिन नहीं खाता है। तो ये कल्चर हमें बनाना पड़ेगा, और ये बनेगा कब, जब हम इन चीज़ों को सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है।
कि हमें जब तक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही लेंगे तभी हम सीख सकते हैं। इसके बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, हम लोग खुद भी कैंप लगाते हैं इस तरह के। और अगर आप लोग भी चाहेंगे कि हमारे एरिया में या आपके किसी जगह पे ऐसा कोई कैंप लगना चाहिए तो हम फ्री कैंप्स लगाते हैं, क्योंकि मैं संडे भी घर पे नहीं रुकती हूँ। जो संडे भी रहता है वो हमारे कैंप्स के लिए रहता है कि हम गाँव में कैंप्स लगाते हैं, गाँव के लोगों को सिखाते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज की स्थिति हमारी ऐसी है कि मेन जो अगर प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो हमारा जो यूथ है या हमारे गांव के जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि उन पे आर्थिक जो बोझ पड़ रहा है आज पे, वो मेडिकल से पड़ रहा है। और मेडिकल में ट्रीटमेंट से नहीं पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस से। जो डायग्नोसिस हमारे होते हैं उसमें इतना खर्चा है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। कि हमें सिर्फ अगर आपको बोला जाए किसी को कि जाइए आप एक अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए, तो आपको पता है अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो कितना का होगा, कम से कम 2000 रुपये का। और अगर आप सिर्फ हाथ के पॉइंट दबा करके समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इन चीज़ों का पता अगर आपको चल जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि नेचुरोपैथी में आकृति निदान बोला जाता है। आकृति निदान मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके रोग का पता करना। पहले आप देखते थे हमारे जितने भी वैद्य होते थे, जितने भी हमारे चिकित्सक पुराने आयुर्वेदिक होते थे, तो वो कभी भेजते थे ऐसे कि आप ये टेस्ट करवाओ वो टेस्ट करवाओ, कभी भी नहीं। वो सिर्फ हाथ में नाड़ी पकड़ते थे, नाड़ी को देख करके सारे रोग का बखान कर देते थे। तो कहाँ से आता था वो ज्ञान? वो हमारा ही ज्ञान है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको दफन कर दिया है, दबा दिया है, वो कहीं छूट गया है। उसको दोबारा से लाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, उस जिसको लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप ये देख सकते हैं, मैं खुद बता रही हूँ आपको कि ऐसी स्थिति है, मैं ये नहीं कहती कि जो हमारा मॉडर्न साइंस है वो खराब है, क्योंकि मॉडर्न साइंस कभी खराब नहीं हो सकता, लेकिन उसको हमें कितना यूज करना है, कब यूज करना है, उसका सही तरह का प्रयोग हमें नहीं आता। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसके साथ में ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी किडनी, दोनों किडनी डैमेज हो गई। अब आप रीजन सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दोनों किडनी डैमेज हो गई, तो जब वो आई हमारे पास, मैंने कहा क्या हो गया, तुमने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ खा ली, उसकी वजह से मुझे किडनी डैमेज हो गया। तो मैंने कहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग खाते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनकी सबकी किडनी तो डैमेज नहीं होती है। वो तब मुझे कहने लगी कि मैम मुझे ट्यूबरक्लोसिस था ही नहीं। और वो क्या हुआ कि उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो चेंज हो गई। तो हमारा मेडिकल ये यहाँ पे फेल है कि हम किसी पेशेंट को देखते ही नहीं हैं, टच ही नहीं करते हैं और उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, सिर्फ पेपर पे देख करके हम उसको डायग्नोज कर देते हैं। ये एक स्थिति है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैंने तो खास करके सबको मैं बताती हूँ कि आप अगर आपको लगता है नहीं, सिम्टम्स नहीं है आपको और आपको रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो रीचेक जरूर करिएगा, या कहीं भी जो भी आप देखते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति कि जिस बंदे को ट्यूबरक्लोसिस था ही नहीं, उसने 6 महीने तक ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ खाई, क्योंकि गांव की थी, उसको पता नहीं था, पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा नॉलेज अगर कोई शहर में होता फिर भी देखता कुछ करता, लेकिन उनको तो क्या है कि जो बोल दिया गया, जो देख लिया। और अभी भी ये कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट्स होते हैं, हम सिर्फ पेपर वर्क ही देखते हैं। आप कभी भी चले जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, कभी कोई डॉक्टर ने आपको छू करके देखा, आपकी नाड़ी देखी, आपकी जीभ चेक की, आपके साथ बैठ करके 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे बात की? इतना टाइम ही नहीं है। तो फिर कैसे डायग्नोसिस होगा? प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कैसे होगा? हमारा जो कल्चर है, हमारा जो डायग्नोसिस सिस्टम है, वहाँ पे ऐसा नहीं था। जब तक आप देखोगे नहीं, बल्कि यहाँ तक कि डॉक्टर्स, मैंने बहुत पढ़ा है इस बारे में, तो वहाँ पे तो लड़ने लगते थे, तुमने कैसे बोल दिया कि इसको ये है। चरक संहिता अगर आप पढ़ेंगे, सुश्रुत संहिता अगर आप पढ़ेंगे और आकृति निदान वगैरह आप पढ़ेंगे, तो डॉक्टर्स आपस में बोलने लगते थे कि तुमने बोल कैसे दिया कि इसको ये है, इसको ये प्रॉब्लम है ही नहीं, बिना किसी टेस्ट के, बिना चीज़ के। तो वो ज्ञान हमें वापस लेकर के आना है, ये इस पे हमें काम करना पड़ेगा। जो भी हमारी भावी पीढ़ी है, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं स्टूडेंट को भी इसी तरह से मोटिवेट करती रहती हूँ कि हमें इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि हम साइंस की तरफ तो बढ़े ही, लेकिन साथ साथ जहाँ से साइंस निकला है उसको भी जरूर समझें।
जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, जहाँ पे इन सब के बारे में पहले से ही बताया गया है, तो उनके बारे में जब हम जानेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें आपको ऐसे ही प्रोग्रामों में मिलेंगी। जो जिस तरह के ये प्रोग्राम्स हैं जो होते हैं, जहाँ पे भी आप ये देखेंगे, चाहे हम अभी ऋषिकेश में प्रोग्राम हुआ था, योग महोत्सव हुआ था, ये योग महाकुंभ की बात हम करें, या जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, जितने भी तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ पर ही इन सब चीज़ों को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट था जो मुझे आपके सामने रखना था, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ जो भी चीज़ें मैं बताना चाहती थी वो चीज़ें आप तक पहुँची होंगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी भी जब दोबारा टाइम मिलेगा तो दूसरे प्रोग्राम में तो फिर से आपके सामने आएंगे और फिर से इस बीच में इस बात पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिर अभी आपसे आज्ञा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए।